दोस्तों, इंडियन मीडिया चंद दिनों से चीखम धाड़ मचाए हुए है। वो एक इश्क मोहब्बत की कहानी इब्तदाई दिनों में पेश करता रहा, सचिन और सीमा की। और जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा, सीमा को, जिसे वो अपनी बहू कह रहे थे, वेलकम कह रहे थे इंडिया में, लात मार के निकालने की बात की। ऐसा क्यों हुआ? सीमा ने ऐसा क्या किया? और फिर ये कि मैंने इस टॉपिक पे इससे पहले बात नहीं की थी। ये टॉपिक इतना अहम नहीं था, इसलिए कि इस टॉपिक के जो किरदार हैं उन्होंने अपनी किरदार कुशी खुद तो की सो की, अपने मज़हब को भी अहमियत नहीं दी। दूसरी वजह इस टॉपिक पर बात न करने की ये थी, दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, इसी तरह 3 तरह की गुफ्तगू की जाती है। पहली तरह के जो लोग होते हैं वो दुनिया के नज़रियात पे बात करते हैं। दूसरी तरह के जो लोग होते हैं, यानी दूसरे दर्जे के लोग, वो अपने आस पास के मामलात मसाइल को बात करते हैं, उन्हें हल करने के लिए तजावीज़ रखते हैं, तजावीज़ मांगते हैं दूसरे से, वो दूसरों का दर्द महसूस करते हैं। और तीसरी तरह के जो लोग होते हैं, बिल्कुल तीसरे दर्जे के, वो इंतहाई कमतर दर्जे के, कमतर सोच के लोग होते हैं, जो किसी के कैरेक्टर पे, किसी की ज़ातियात पे बात करते हैं। ये 2 किरदार, सीमा और सचिन, 2 मुल्कों से ताल्लुक़ रखते हैं, जो एक दूसरे के पड़ोसी भी हैं, लेकिन इनके मामलात कभी दुरुस्त नहीं रहे। ये एक अहमक खातून की कहानी है, बल्कि अहमक क्या, इससे भी आगे, जिसके पास ना किरदार है ना अपना कोई मज़हब है। लेकिन अब इस मामले में बात करने की ज़रूरत इसलिए है कि बहुत चीखमधाड़ पड़ोसी मुल्क मचा रहा है और उनकी अपनी इस शोर वावेला का उन्हें खुद कोई जवाब नज़र नहीं आ रहा। जिस सीमा को वो कभी अपनी बहू कहने लगे थे, उसे बाद में एजेंट कहा और अब वो लात मार के निकालने की बात करते हैं। खुदा जाने सीमा कहाँ की रहने वाली है, कहाँ से आई है। कि एक वक्त था, बल्कि अभी भी है, लोगों को फिल्में देखने की लत पड़ी हुई है। इंडियन फिल्में, अंदरून सिंध में चले जाइए। मैंने अंदरून सिंध का हाल देखा है, पंजाब का नहीं देखा इतना ज़्यादा, तो यही मेरे लिए बहुत है। अंदरून सिंध का हाल है, कराची ले लें, उसके पसमानदा तरीन इलाक़ों में चले जाएं, ज़िंदगी के बहुत से मसाइल हैं, रोज़गार के मसाइल हैं, तालीम के मसाइल हैं, पानी बिजली गैस के मसाइल हैं, लोगों के पास शऊर नहीं है। वहाँ फारिग वक्त में लोग क्या करते हैं, मोहल्ले के होटलों में बैठ जाते हैं, चाय खानों में बैठ जाते हैं। और एक तो वक्त था वो नंगी उरिया फिल्में, इंडियन फिल्में देखा करते थे। और फिर उसके बाद उस इलाके के बच्चों के, नौजवानों के ज़बानों पर वही अंदाज़ होता था जो कि उनके फिल्मों में होता था। अंदरून सिंध, अंदरून कराची में भी यही माहौल है। जो बेशऊर तबका है, जिनके पास टाइम बहुत है और जिनकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, और फिर उनके पास पैसा भी है या वो सहूलियात हैं जिससे वो बैठ के सारा सारा दिन फिल्में, नाच गाना, बेहूदगी सब देखते रहते हैं। वो इंडियन ड्रामे देखते हैं, उनके स्टाइल में, उनके किरदारों के स्टाइल में बात करते हैं, उनसे सीख लेते हैं। मतलब पति पत्नी के अल्फाज हैं, नमस्ते, इस तरह के बेशुमार अल्फाज हैं जो आम हैं। इसी में से एक किरदार ये सीमा है जो कि सामने आए हैं। कुछ सबूत उसमें ये है कि इसकी मिस कॉल के ज़रिए ग़ुलाम हैदर से बात हुई और इसने ग़ुलाम हैदर से एक मुआहदे के तहत ये शादी की कि मेरे वालिदैन कहीं और शादी करना चाह रहे हैं और मैं वहाँ नहीं जा रही, इसलिए मैं अपनी पसंद से और मर्ज़ी से ग़ुलाम हैदर से शादी कर रही हूँ। ये शादी हो गई और एक के बाद 4 बच्चे भी पैदा हुए। ग़ुलाम हैदर ने घर लेके दिया, वो अपने गांव देहात में नहीं गया, बल्कि उसने कराची में इस लड़की को रखा और उसके बाद वो अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बनाने के लिए और बच्चों के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए मेहनत मजदूरी करने के लिए वो सऊदी अरब रवाना हो गया। सऊदी अरब जाने के बाद बिलाशुबा उसने मेहनत की, मजदूरी की और वो अपनी बीवी को, बच्चों को पैसे भेजता रहा। बीवी के पास चूँकि पैसा भी था, घर भी था, कोई सर पे था नहीं। बकौल उसके, जब तक उसके वालिद ज़िंदा रहे वो उसके साथ रहे, फिर उनका इंतकाल हो गया।
तो इसको आज़ादी हो गई। वालिद भी ये थे कि वो रक्षा चलाते थे, वो सुबह निकल जाते थे तो शाम आ जाते थे और वहीं रात गुजारने के बाद वो चले जाते थे। एक तो ये था कि घर में बाप है, उसके बाद जब उनकी रुखसती दुनिया से हो गई वालिद की, तो फिर ये अकेली रह गई। अकेले क्या, 4 बच्चे का साथ था। ये 4 बच्चे उसके जीने का जवाज़ थे, बहुत बड़ा सहारा थे इस ज़मीन पर। लेकिन वो अपने शौक़ में लग रही। उसका शौक़ क्या था? घूमना फिरना, पबजी खेलना, फ़ोन पे लगे रहना। और जो उसके सब का मोहल्ले वाले बताते हैं कि वो हर जगह आती जाती भी थी, लोगों से मिलना मिलाना, दुकानों में जाना, सब था उसका। और तौर तरीक़े भी उसके ज़्यादा खुले हुए थे, यानी कि इस अंदरून इलाके में जिस तरह औरतें पर्दा करती हैं वो इस तरह का पर्दा नहीं करती थी। फिर एक दिन अचानक ये वाविला उठा कि ये सीमा हैदर इंडिया में पकड़ी गई। और ये उस वक्त पकड़ी गई कि बकौल उसके कि बच्चों के एडमिशन के लिए जब स्कूलों से रब्ता किया गया तो वहाँ वकील ने पुलिस को ख़बर दे दी कि ये औरत पाकिस्तानी है। फिर उसी ने ये बताया कि वो कराची से दुबई शारजा गई और वहाँ से फिर वो नेपाल गई और उसके बाद नेपाल से उसने नई दिल्ली के करीब ग्रेटर नोएडा में सचिन के घर में कदम रखा। अब जो बातें सामने आई वो ये कि ऐसा कैसे हुआ। जिन लोगों को कराची में मालूम हुआ, जिस तरह इसके शौहर को सऊदी अरब में मालूम हुआ, वो उसने दावा किया कि ये मेरी बीवी है, ये मेरे बच्चे हैं, इसे वरगलाया गया है। जब चैनल्स के नुमाइंदों ने सीमा से पूछा कि उसकी सचिन से जान पहचान कैसे हुई, तो उसने यही बताया कि पबजी रह गया है अब खेलने के बहाने से लड़कियों को अगवा करने, लड़कियों को वरगला के दूसरे ममालिक ले जाने, और इसी तरह की कहानियाँ सामने आ रही हैं। पबजी पे खेल के बहाने ये इल्ज़ाम धर दिया गया है। बकौल सीमा के कि मुझे सचिन से मोहब्बत होगी। सचिन का हुलिया ये है कि वो एक सूखा सड़ा लड़का है, अल्लाह माफ़ करे, जिसके पास ना शक्ल है, ना अक्ल है और ना ही जेब में कोई रकम है। मामूली सी तनख्वाह पे वो कहीं काम करता है और उनको भी मोहब्बत हो गई थी। इस अंधी मोहब्बत में उसने ये नहीं देखा कि 4 बच्चों की माँ है, इसका एक अदद शौहर मौजूद है। सीमा ने कह दिया कि मेरा शौहर मुझे कई बार तलाक दे चुका है, जबकि शौहर चिल्ला चिल्ला के ये कह रहा है कि उसने सीमा को कभी तलाक नहीं दी। वो बाकायदा इसको एक खतीर रकम खर्चे के लिए भेजता रहा है घर पर। उसी के पैसे से सीमा ने घर ख़रीदा, फिर बाद में उसे बेच दिया, फिर किराए पर एक छोटा सा मकान लेके रहने लगी और ये कहा कि बड़ा मकान ख़रीदेंगे बाद में, क्योंकि इस वक्त उनको बकौल गुलाम हैदर जो सीमा का शौहर था। मैंने बच्चों को और अपनी बीवी को बकर ईद के बाद उम्रे के लिए बुलाना था, इसके लिए मैंने भी पैसे दिए थे और ये पासपोर्ट तैयार कर रही थी। सीमा ने इधर ये किया कि इसको जिससे मोहब्बत हो गई थी उस सूखे सड़े के लिए इसने बच्चों को अपने घर में अकेला छोड़ा। उसका ये कहना है कि मैंने बच्चों को अपने बहन के पास छोड़ा था, जबकि मोहल्ले वालों का ये कहना है कि ये बच्चे 8 दिन तक इस घर में रहे थे और ये 8 दिन बाद वापस आई थी। कहाँ से वापस आई थी पता नहीं, लेकिन ये हमें ये कह के गई थी कि मैं गांव जा रही हूँ, कोई बीमार है। जबकि बाद में ये खुली कि ये कराची से दुबई गई, वहाँ से ये नेपाल गई और फिर नेपाल में किसी होटल में इसने 1 हफ्ता क़याम किया और सचिन साहब इससे पहले वहाँ रूम नंबर 204 की रिजर्वेशन करके बैठे हुए थे इसके इंतज़ार में। 7 दिन उन्होंने गुलछड़े उड़ाए वहाँ। उसके बाद ये वापस आई। वापस इसीलिए आई कि ज़ाहिर है इसके बच्चों को कोई नहीं रखता, बगौल उसकी बहन की अपनी लाइफ है और छोटा भाई आर्मी में है और उसकी अपनी ज़िंदगी है। माँ उसकी थी नहीं, वालिद का इंतकाल उसके सामने हुआ। शौहर कमाने के लिए सऊदी अरब में मुकीम है। इसके बाद ये बच्चों को लेकर दोबारा उसी तरह नेपाल पहुँची। कराची से इसने सारे सफ़र अपने हमेशा लीगल तरीके से किए। नेपाल से इसने आगे का सफ़र किया दिल्ली तक का या ग्रेटर नोएडा का, वो उसने इलीगल किया। और उसका ये कहना है कि इससे पूछगछ भी की गई थी, लेकिन बच्चों का साथ देखा और फिर ये बच्चा बीमार था या एक बच्चे को बुखार था, किसी को खांसी थी, इसे देखकर इसे जाने दिया गया और उसने वहाँ जाके हिंदू मज़हब कबूल कर लिया। नुमाइंदों ने उनसे पूछा कि आपके पास कोई सबूत है, कोई फ़ोटो है या जहाँ आपका ये फेरा किया गया है, जहाँ आपने हिंदू मज़हब कबूल किया है जिसके पंडित के हाथों या जिस किसी के भी,
तो उसने कहा कि नहीं, मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है, लेकिन आप उससे जाके पूछ सकते हैं। इंडियन मीडिया उसके आगे, इसके घर के आगे शोर मचाते रहे और उससे बातचीत चिल्ला चिल्ला के, हलक फाड़ फाड़ के, सनसनी पैदा करके जिस तरह करते हैं वो लोग करते रहे और उसे खुशामदीद कहते रहे, उससे बातचीत करते रहे कि पाकिस्तान का तो माहौल ऐसा है कि वहाँ तो औरतें ऐसा बड़ा कदम नहीं उठा सकती हैं और आपने कैसे हिम्मत कर ली और आपने ऐसे कैसे किया और आपको क्या हो गया था। उसने कहा मुझे मोहब्बत हो गई थी। बोलने में ये है तेज़, बोलती है ये, और वो जो दूसरा है उसके साथ अहमक, वो तो पूरा घुन्ना है। ये गो के एक घटिया कहानी है, लेकिन बात बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी बात है ये कि इसने जाके वहाँ आराम से ही कह दिया कि मैंने हिंदू मज़हब को पसंद किया हमेशा और मैंने हिंदू मज़हब कबूल कर लिया। उसके बाद जब उससे कहा गया कि कलमा सुनाओ तो ना, उसने पहले तो मना किया कि मुझे कलमा भी नहीं आता, ना मुझे किसी नमाज का पता है। जो उससे पूछा गया कि नमाज के औकात बताओ तो उसने वो भी गलत बताया। हालांकि कोई भी शख्स पाकिस्तान के किसी भी कोने में रहता है, अगर वो बहरा ना हो, समातों से महरूम ना हो, तो उसको 5 वक्त की अजान की आवाज़ कानों में ज़रूर सुनाई देती है। चाहे वो सुनना ना भी चाहे तो ये आवाज़ ज़रूर उसको आती है। तो ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये फजर है, ये ज़ुहर है, ये असर है, ये मगरिब है, ये इशा का वक्त है। बहुत से लोग हर वक्त घड़ियाँ लेके गाँव देहात में नहीं घूमते हैं, लेकिन उनको इन अजानों की आवाज़ से टाइम का अंदाज़ा होता है। इसने बहुत आराम से, बहुत मज़े से ये गुफ्तगू कर दी। उधर इसके शौहर साहब चिल्लाते रहे कि मेरी बीवी को बरगलाया गया है पबजी के ज़रिए। वो कह रही है कि इसने मुझे तलाक दी है, एक बार नहीं कई बार दी है। वो कह रहा है कि मैंने इसको तलाक नहीं दी। सीमा का बार बार यही कहना है कि जब मैं कहीं चली जाती थी, मैं अपने किसी सहेली के घर चली जाती थी या इससे फ़ोन में रब्ता नहीं होता था, तो ये शक्की था, ये मुझ पर शक करता था, ये मुझे कई बार जलील करता था और मुझे इसने कई बार तलाक दी है। जबकि इसका शौहर कह रहा है कि मैंने ऐसा नहीं किया। लेकिन यहाँ दोस्तों एक बात है, इसका शौहर बैरून मुल्क मुकीम था। दूसरे ये कि वो वहाँ से जब फ़ोन करता था तो ज़ाहिर है फ़ोन पर जलील करता था। और वो तमाम चौर हजरात जो अपनी बीवियों पर शक करते हैं, तो लिख के रख लीजिए कि जिस पे शक किया जाता है वो कभी उसे दिल से पसंद नहीं करती। इस 3rd क्लास ने, जिसकी ना एजुकेशन है ना सेंस है, ज़बान बहुत चलती है, इसने ना अपने किरदार को अहमियत दी, ना अपने औलाद को अहमियत दी, ना अपने मज़हब को अहमियत दी, बल्कि उस मुल्क में जहाँ ये ऐश करती रही उसको जाके वहाँ पड़ोस मुल्क में ये जलील कर रही है कि वहाँ कारोकारी होता है, वहाँ ऐसे होता है, वहाँ मुझे जान से मार देंगे, वहाँ मेरे साथ ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और मुझे हिंदू मज़हब पसंद था, मुझे तो इस्लाम का कुछ पता नहीं। जबकि मोहल्ले वाले कहते हैं कि हम हैरान हैं कि ये वहाँ जाके क्या कह रही है, यहाँ तो ये ऐसी नहीं थी। दूसरी बात ये कि इस पे जो एजेंट का इल्ज़ाम आया कि ये पाकिस्तान की एजेंट है या कहीं और की एजेंट है, यहाँ एक और बात की वजाहत ज़रूरी है कि कुछ लोगों को अल्लाह इस कदर नवाजता है कि उसमें कुछ सीखने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वहाँ ये होता है कि वो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं। इसके बारे में हम लोग ये कहते हैं कि अल्लाह ने गंजे को नाखून नहीं दिया। तो अल्लाह ने इस गंजी को नाखून नहीं दिया, इसके पास इल्म नहीं था, लेकिन इसकी याददाश्त या इसके पास वो सेंस है कि ये बातों को समझती है और बोलना भी जानती है, बोलती भी है, और ये सीखने की भी सलाहियत रखती है। मसलन इसने फिल्में देख के ये बता चुकी है कि इसे फिल्मों का बहुत शौक़ है और इसके ऊपर पूरे असरात उन फिल्मों के, ये जो फिल्में हमारे यहाँ देखी जाती हैं जिसमें एक ज़िंदगी पेश की जाती है, जिसमें इश्क मोहब्बत की दास्तान, नाच गाने और ये फहाशी लुच्चरपन ये जो होता है, उसने वही सब सीखा, वैसे ही जहन बन गया, वही ज़बान इख्तियार कर ली, उन्हीं का कल्चर इख्तियार कर लिया, उन्हीं का सब कुछ, ये यहीं से सीख के गई है। इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये वहाँ से आई हुई थी, ये यहीं की थी। अंदरूनी सिंध में हिंदू मज़हब के लोग और मुस्लिम साथ साथ रहते हैं, वो उनके लिए ये कोई ख़ास बात नहीं है, आम सी बात है। और अमूमन तकारीब में भी शामिल होते हैं, साथ पढ़ते भी हैं, एक दूसरे का ख्याल भी बहुत रखते हैं, जिसको आपस में हम आहंगी ये सब बहुत होती है, मिलना जुलना उठना बैठना हर तरह के लोग होते हैं उनमें होता है। लेकिन किसी के मज़हब को ना कोई
डिस्टर्ब करता है, ना उसको इख्तियार करता है, ना अपने मज़हब को छोड़ता है और ना दूसरे के मज़हब को छेड़ता है। इसने वहाँ रह के ये सब सीख लिया। अंदरून सिंध में अगर आप ऐसे इलाकों में चले जाएँ जहाँ हिंदू मज़हब के लोग रहते हैं, उनके अपने रस्म व रवाज है और वो उसी तरीके से रहते हैं वो। तो इसने वहाँ से ये सब कुछ सीखा। नाचने का शौक़ था, वो भी उसने वहीं से सीख लिया। साड़ी पहननी उसने वहीं से सीख लिया। बिंदिया लगाना उसने वहीं से सीखा। फैशन, मेकअप, ये होता है। ये सिर्फ इसके साथ नहीं, ये मैंने बहुत देखा है। क्योंकि जो वहाँ की सकाफती यलगार है, जो सैटेलाइट के ज़रिए होती है, ड्रामों के ज़रिए उनके और फिल्मों के ज़रिए, ये उसी का असर है। ड्रामों का भी असर था यहाँ, लेकिन ड्रामों का ज़ोर जो है वो अब टूट चुका है पाकिस्तान में। यहाँ भी उससे, उनके यहाँ के ड्रामों से कुछ मिलते जुलते ड्रामे, एक लड़की बहुत सारे लड़के और बहुत सारे, एक लड़की या एक रिश्ता और बहुत सारे बहनोई और उसका शौहर, उसकी बीवी, इस तरह के अजीब किस्म के ड्रामे अब यहाँ बनने लगे हैं। ये वो उस दौर के ड्रामे नहीं हैं जिस वक्त सिर्फ PTV था। अब जितने चैनल हैं उतने अंदाज के ड्रामे हैं। कुछ नहीं तो तुर्की से ले लिया, कुछ नहीं तो इंडिया से आइडिया ले लिया और इस तरह के ड्रामे। वहाँ का इंडिया का जोर तोड़ने के लिए बाकायदा उनके जो सकाफती यलगार, क्योंकि वो अपने फिल्मों में, ड्रामे में अपने मज़हब को बहुत अच्छी तरह उजागर करते हैं, उस सकाफती यलगार को और जो फिल्मों के ज़रिए और ड्रामों के ज़रिए था, तोड़ने के लिए हमारे यहाँ बाकायदा जो ड्रामे से रिलेटेड लोग थे, मैंने चैनल्स पे देखा है, वो गौर करते थे कि किस तरह से होगा, और अब उन्होंने उस जोर को तोड़ दिया। लेकिन जिनको कुमकुम सुन टुमटुम की आदत पड़ी है, वो उसी तरह के ड्रामे देखते हैं। अब जिनको फिल्मों की लत पड़ी है, जिनको नाच गाना चाहिए, जिनको नंगापन चाहिए, जिनको बेहूदगी चाहिए, उनके लिए क्या रुकावट है। और इसके लिए, इस लड़की के लिए, इस औरत के लिए, इस नाखल्फ के लिए जिसके 4 बच्चे हैं, खुला मैदान था कि इसका शौहर यहाँ नहीं था और इसका पेट भी भरा था, वो इसे पैसे भी भेजता था। इसके पास पैसे की कमी होती तो ये सोचती, ये कुछ करती, ये कुछ जोड़ती, अपने बच्चों के पढ़ाई पे तवज्जो देती, ना ये कि PUBG पे बैठ के इश्क मोहब्बत की पेंगे बढ़ाती। पहले बात यकीनन इनके दरमियान हुई होगी कि वो लड़का यहाँ आ जाए, उसको कोई बात समझ में नहीं आई होगी। उनका तो परिवार था, उसका यहाँ बकौल इसके कि इसका यहाँ कोई नहीं था। इसने यही मुनासिब समझा, गई तो गई, 4 को लेके गई, और वो भी अगर कोई होता तो ये इन 4 को भी यहीं छोड़ जाती। और ये इसका ये कहना है कि मुझे तलाक वो कई बार दे चुका है, लेकिन अब वो अभी भी ये कह रही है कि अगर इसने तलाक नहीं भी दी तो हैदर अब मुझे तलाक दे दे, मैं इससे छुटकारा चाहती हूँ और मैं चाह रही हूँ कि मुझे अब तलाक दे दे, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, मैं पाकिस्तान वापस नहीं जाऊँगी, मैं हिंदू मज़हब को कबूल कर चुकी हूँ और अगर मैं वहाँ गई तो मुझे मार दिया जाएगा। मैं यहाँ जेल में मरने सड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं यहीं मर जाऊँगी, पाकिस्तान नहीं जाऊँगी। और उसने पाकिस्तान को और मज़ीद बदनाम किया, वो इस तरह ये कह के कि वहाँ तो कारोकारी होता है और वहाँ तो जान से मार देते हैं। ये जिस कबीले की बात कर रही है, रिंद कबीला या जाखरानी कबीला या जो भी बलोच कबीला, ये उन कबीलों के दरमियान नहीं रहती थी, ये कराची में रहती थी। और कराची में इस तरह का कहीं नहीं होता, ना ऐसा कोई माहौल है। कराची का माहौल बहुत खुला हुआ है, यहाँ औरत को बहुत आज़ादी है, वो अपनी मर्ज़ी से काम करने के लिए जाती है, पढ़ने के लिए जाती है, पानी भरने के लिए जाती है, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को यहाँ औरतें खुद पूरा करती हैं। वो अपने घर के मर्दों का इंतज़ार नहीं करती हैं, शौहरों, बेटों, बापों का इंतज़ार, भाइयों का इंतज़ार नहीं करती हैं, वो अपने काम खुद करती हैं। इसने उसी आज़ादी और उस अय्याशी जो पैसे के मामलात में इसके शौहर ने इसको फराहम की, उससे फ़ायदा उठाया। और जो उम्रे के लिए इसका शौहर पासपोर्ट बनवाने के लिए इसको पैसे दे रहा था, उस पासपोर्ट को उसने बनवाया ज़रूर, लेकिन उसको इंडिया जाने के लिए इस्तेमाल किया। और उसने बताया कि उसने ट्रैवल एजेंट के ज़रिए ये अपने सारे काम किए। बहुत से दोस्त उस पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो दुबई के डांस क्लब में थी, या उसका आपने जो भी डांस देखा है ना, उसका पस मंज़र देखिए, उसकी बैग पे देखिए, इंतहाई खस्ता हाली का मुकाम है, इंतहाई खस्ता हाल घर है जहाँ पे वो उछल कूद कर रही है, साड़ी लपेट के, आंचल घुमा के,
ہاتھ نچا کے وہ اب تو وہ خود کہہ رہی ہے کہ خدارا اتنا میرے ساتھ برا نہ کریں کہ جو شخص جہاں پہ میں ڈانس کر رہی ہوں بیٹھا ہوا ہے وہ میرا باپ ہے اور آپ اسے بوائے فرینڈ کہہ رہے ہیں، میرا بھائی ہے آپ اسے میرا بوائے فرینڈ کہہ رہے ہیں، وہاں پہ میرے بچے ہیں آپ انہیں بھی طرح طرح کا الزام دے رہے ہیں۔ وہ رقص وہ گھر میں کر رہی تھی، لیکن کچھ دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دبئی کا ڈانس کلب تھا۔ ڈانس کلب دوستوں اس طرح سے نہیں ہوتے، اس طرح کے ماحول میں وہ ناچ رہی ہیں۔ بقول ان کے وہ سالگرہ میں ہو سکتا ہے، آپ نیٹ پہ ہی دیکھ لیجئے، آپ یوٹیوب پہ ہی دیکھ لیجئے کہ جب سے یہ گلی محلے کے گاؤں دیہات کے پسماندہ لوگوں کے پسماندہ علاقوں کے لوگوں کے پاس اور بے شعور لوگوں کے پاس یہ موبائل آیا ہے، یہ سیل فون آیا ہے، اس میں یہ عورتوں کی بات میں کر رہی ہوں، یہ لڑکیاں ناچ کے اس کو یوٹیوب پہ اپلوڈ کر لیتی ہیں، نہ یہ ڈھنگ کے کپڑے پہنتی ہیں، نہ یہ بس ان کو دیکھ کے ناچنا آ گیا ہے، یہ اسے اپنے موبائل سے ویڈیو بناتی ہیں اور اسے اپلوڈ کر دیتی ہیں۔ ان کے پاس وہ سینس ہی نہیں ہے، وہ سوچ نہیں ہے، وہ سمجھ نہیں ہے کہ اس کا کیا انجام ہوگا، وہ نہیں سمجھ سکتی ہیں اور اس کا برا انجام ہوتا ہے۔ کیا کچھ ان لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، ان کے اپنے علاقے کے لوگ، اپنے جاننے والے لوگ کر دیتے ہیں جو یہ سمجھ ہی نہیں سکتی۔ شوہر نے اسے طلاق نہیں بھی دی تو بھی اگر اس نے اپنا مذہب چھوڑ دیا ہے تو سب کچھ ختم ہو چکا ہے، نہ یہ نکاح رہا، نہ یہ بچے رہے، نہ وہ شوہر رہا۔ خدا جانے اس نے اس کے ساتھ کون سے پھیرے لگوائے بھی کہ نہ لگوائے، وہ جانے اور وہ چھچندر جانے جس کو یہ 4 بچے ہی برباد کرنے کے لیے مل گئے۔ جب اس نے ان بچوں کو باپ کے حوالے کرنے کی بات آئی تو یہ کہا کہ وہ اپنے جو پہلی بیوی کے بچے ہیں وہ 2 ان کو تو دیکھا نہیں اس نے، ان کا کیا کرے گا، ان کو کیا رکھے گا۔ یہ بقول غلام حیدر کے یعنی اس کے پہلے شوہر کے کہ اس نے پہلی بیوی کو طلاق دلوائی تھی، خود شادی کی تھی اور وہ اس کے ماں باپ کے پاس 2 بچے رہے ہیں۔ ماں مذہب تبدیل کرے، شوہر تبدیل کرے، کچھ بھی کرے، جہنم میں جائے، لیکن بچوں کا حق جو ہے وہ باپ کے پاس ہی ہے اور انہیں کوئی بھی مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے باپ کے پاس نہ جائے۔ آن لائن غلام حیدر نے بار بار وزیر خارجہ سے، زرداری صاحب سے اور آرمی چیف سے، ایمبیسی سے اپیل کی ہے کہ اس کے ساتھ انصاف کیا جائے، اسے اس کے بچے واپس دلائے جائے۔ یہ تو آگے کی بات ہے کہ کیا ہوگا اور یقیناً بچے تو باپ کے ہی ہوں گے، لیکن اب اس خاتون پہ جو ایجنٹ کا الزام آیا اور کہا گیا کہ یہ انگلش فر پڑھ رہی تھی، پڑھی لکھی کو کہ نہیں ہے، اس کا کہنا ہے میں 5ویں کلاس ہوں، اس کے شوہر کا کہنا ہے یہ 5ویں کلاس بھی نہیں ہے، بلکہ ایک زمانے میں شاید وہ ذوالفقار علی بھٹو یا ضیاء الحق کا دور تھا، اس وقت یہ ہوا تھا جو بچہ میٹرک پاس کرے گا یا انٹر پاس کرے گا اس کے بعد اسے کسی ایک ناخواندہ کو پڑھانا ہوگا، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اڑوس پڑوس کسی محلے دور دراز سے پڑھانا ہوگا، اس کے بعد اسے ایک سرٹیفکیٹ دیا جائے گا اور یہ طریقہ لوگوں کو خواندہ بنانے کے لیے نکالا گیا تھا اور بعض بچے بہت شوقین تھے اور وہ یہ کرتے تھے۔ تو بقول غلام حیدر کے شوہر کے کہ سیما کو اسی وقت کسی نے پڑھایا تھا، اس وقت اس نے جو پڑھا لکھا اور یہ انگلش یہ اس لیے پڑھ لیتی ہے کہ اس کے پاس وہ سینس ہے جسے اس نے کہیں اور یوز نہیں کیا، اس نے اپنی سمجھداری کو، ذہانت کو استعمال نہیں کیا، اس نے سیدھا اور سچا اور صحیح راستہ اختیار نہیں کیا۔ یہ بقول پرانے محلے والوں کے کہ یہ بے رحمی کا شکار تھی۔ ظاہر ہے جو فلموں میں منظر دیکھا وہ اسی ماحول کی تلاش میں رہی، جو تعیشات اور جو آوارگی اس میں دکھاتے ہیں اس کو وہ پسند تھا، اس کو ساڑی پہننا، بندیا لگانا، ناچنا، یہ سب پسند آیا، اچھا لگا، وہ اسی ماحول کی طرف چل پڑی اور اس نے اپنے مذہب کو بھی تیاگ دیا، اس سے بھی کچھ نہیں سمجھا۔ انڈیا کے اداروں نے اس سے باز پرس کی، اس کا طویل ترین تفتیشی دائرہ باندھے رکھا اور اس سے پوچھ گچھ کی، اس سے انگلش بھی پڑھوا کے دیکھا کہ اسے جو ایجنٹ کہا جا رہا ہے تو بقول اس کے کہ نہ وہ کسی کی ایجنٹ ہے اور نہ اسے یہ سب پتہ ہے کہ یہ سب کیا گفتگو ہو رہی ہے۔ اس نے کبھی پولیس نہیں دیکھی، تھانہ نہیں دیکھا، خیر وہ تو ابھی اور بہت کچھ دیکھے گی، لیکن اس نے اپنے لیے محبت کی راستے پہ جو یہ کہہ رہی ہے کہ وہ چلی ہے، بس محبت اور عجیب اس کے چھوچھور پنے کا، جس کو ہم لوگ چھچھور پنا ہی کہتے ہیں، وہ تو اپنے آپ کو ہیروئن سمجھ رہی ہے، وہ اس کا کالا ہیرو ہے،
सूखा हुआ। लेकिन ये एक महज़िब दुनिया के आगे ये एक छिछोरपन है जो वो हरकतें वहाँ पर कर रही है। उसके लिए वो कोई अनोखी बात नहीं है, वो उसी माहौल में रही है। उसका माहौल वही फिल्मों वाला माहौल था जो कि है बहुत से इलाकों में, बहुत से घरों में, जहाँ बस कमा के आए और लगा के फिल्में नाच गाना बैठ गए और वहीं पे खाया पिया लपेटा फेंका, बाहर से आ गया, घर में पके ना पके कोई मतलब नहीं है। और वो देखे उसी को एंजॉयमेंट कहते हैं, वो उनके लिए वही सब कुछ है, वहीं पे सो गए। बाकी ना किसी अदब लिहाज कुछ भी नहीं है, वही बेहूदगी, उड़ियानी, बदतमीज़ी, बदतहजीबी, अजीब ज़बान, और आपस में भी पति पत्नी ये सब तो आम है। बल्कि बहुत से बच्चों को तो बहुत से घरों में बाकायदा रोक टोक की गई कि ये देखना ही बंद करो कि ये लोग क्या सीख रहे हैं। घर में बड़े ना हो तो बच्चे सब देखते हैं, लेकिन अब तो बहुत से घरों में, समझदार घरों में, जो इनके साइड इफ़ेक्ट्स को समझते हैं, पाबंदी लग गई है। ये यहाँ कोई रोक टोक करने वाला नहीं था, घर में कोई आने जाने वाला नहीं था, कोई औकात कार नहीं थे इनके घर के कि कोई बड़ा आ रहा है, कोई जा रहा है। उसमें इन्होंने, इस सीमा नामी खातून ने ये गुल खिलाया कि उन्होंने, कोई दायरे पीछे था ही नहीं पूछने वाला। शौहर से भी रब्ता रखा, उससे भी फ़ोन पे बात करती रही। 10 मई को बकौल गुलाम हैदर के जब इनकी गुफ्तगू का सिलसिला टूटा तो उसने अपने वालिद को कहा कि जाके देखें कराची में कि सीमा कहाँ है, क्या हुआ उसके साथ। फ़ोन पर रब्ता नहीं हो रहा है। सीमा साहिबा यहाँ से दहलीज पार करके 7 समुंदर पार वहाँ दाखिल हो चुकी थी नेपाल में। और जब इसके वालिद आए तो उन्होंने मोहल्ले वालों से पूछा, उन्होंने कहा वो तो घर बंद करके गई है कि मैं गांव जा रही हूँ। और यहाँ तो मोहल्ले वालों ने फिर देखा कि ये इंडियन चैनल्स पे चीखम धाड़ा मची है, और ये इसी सीमा को, जिसे वो अपने सामने 24 घंटे दुकानों पे बैठ के बच्चों के साथ बर्गर खाते हुए और मोहल्ले की दुकान से ग्रोसरी खरीदते हुए देखते थे, वो वहाँ बैठी अपने आप को किसी और तहजीब व तमद्दुन का दाई बनाकर पेश कर रही है। अब वो चूँकि बार बार कह चुकी है मुझे वहाँ नहीं जाना है, मुझे यहीं मर जाना है, वो लोग मुझे मार देंगे, वो अब यहाँ किस हैसियत से आएगी। उसने यहाँ के सारे मामला कानूनी तौर पर तय किए हैं, सारा सफ़र लीगल है उसका, लेकिन आगे जाके इन्होंने जो गैर कानूनी तौर पर काम किया है वो उस सरहद के रहने वाले और उस सरहद के बाहर और उस सरहद के रहने वाले और उस सरहद के पार लोग जाने और वहाँ की सिक्योरिटी जाने। लेकिन अब ये है कि आखिरी जो नुक्ता है वो ये कि इसने पनाह के लिए दरख्वास्त दे दी है कि मुझे जान का ख़तरा है। वहाँ की शहरियत का यह है कि जिसको 7 साल हो जाए तो फिर शहरियत दी जाती है। इसकी मोहब्बत देखें कि 4 बच्चे, जिसमें से 3 लड़कियाँ और 1 लड़का। किसी का मुस्तकबिल भी इसे याद नहीं आया, कुछ इसने सोचा नहीं, कुछ समझा नहीं। इसने ये तक नहीं सोचा कि चलो वो शख्स जो इतनी दूर बैठा है, इन बच्चों का बाप, मुझ पर शक कर रहा है अगर, तो मैं इस हवाले से ही इसी शक को एक मजबूत दीवार बना के इन बच्चों को इसमें महफूज कर लूँ। उसने इस तरह का कुछ नहीं सोचा, गई तो गई और साथ लेके गई। कल को क्या ज़मानत है कि ये लड़का इसे ना छोड़े या इसके साथ बुरा सलूक ना करे। वो क्या इसे पालेगा, उसको तो अपना पता नहीं है, उसकी तो अपनी कोई खैर खबर नहीं है, लेकिन वो बड़ा घुन्ना है। उसने सारे काम इसी से करवाए हैं। 4 बच्चों के पैदा करने के बाद इनको पहले शौहर से मोहब्बत नहीं मिली और फिर इनको एक नई मोहब्बत की तलाश हो गई और इसके लिए इसने सरहद पार कर ली। ये इसने बिल्कुल फिल्मों में जो कुछ देखा वो उसी को इख्तियार किया और उसी तरह से चली। अब वहाँ बैठ के ये अपने शौहर के मुल्क को, अपने बच्चों के, जहाँ इसके बच्चों की जिस सरजमीन पर पैदाइश हुई है, जहाँ इसने रंगरलियाँ बनाई हैं, जहाँ इसने गुलछड़े उड़ाए हैं, उस मुल्क को बुरा भला कह रही है और कह रही है कि वहाँ इसे जान से मार दिया जाएगा, वहाँ कारोकारी होता है, वहाँ ऐसे होता है। और रहती थी ये कराची में, कहाँ जैकबाबाद, कहाँ बलूचिस्तान, कहाँ सिंध और सिंध के रहने वाले, कराची में कौन ये सब करता है। लेकिन वो वहाँ जाके इस तरह बदनामी का बाइस बन गई है। मजहबी हवाले से तो ये कहीं की नहीं रही। अब तो ये तलाक और खुला की और निकाह की बात उससे हो ही नहीं सकती। वो जो लड़ रहा है उससे पूछा जा रहा है तो वो बता रहा है बच्चों के उसके अपने हक है, वो उसके लिए जहाँ भी दुनिया की जिस अदालत में चाहे जा सकता है। मैंने जो इन तमाम हालात का जायज़ा लिया है तो वो किसी की एजेंट नहीं है, वो अपनी भी खुद कुछ नहीं है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, तू अगर मेरा न बनता है न बन, अपना तो बन। ये किसी की भी नहीं है, अपनी भी नहीं है
और उसकी भी नहीं है जिसकी मोहब्बत का ये दम भर रही है। जो इसके बाप का मज़हब था, जो इसकी माँ का मज़हब था, उस मज़हब को इसने छोड़ दिया, तो उस शख्स के जो इसको कल मिला है वो उसके मज़हब को इख्तियार कर रही है। खैर वो जाने और वो शख्स जाने जिसे 4 पैदा किए हुए बच्चे, पले पलाए बच्चे मिल गए हैं, लेकिन इन बच्चों का मुस्तकबिल महफूज नहीं है। इन बच्चों का अल्लाह ही हाफिज़ है। गो कि ये कहानी बहुत आम सी है, बहुत घटिया गिरी हुई है। ना वो औरत बीवी बन सकी, ना सही माँ बन सकी, ना वो सही मोहल्लेदार थी, ना उसमें वफाशारी थी, ना वफाकेशी थी, लेकिन वो मोहब्बत का दम भरते भरते सरहद पार चली गई। ये मामला आसान नहीं है। इन बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। उसे तो जो सबक मिला सो मिला, वो भी यही कह रहा है कि उसकी बीवी को वर्गलाया गया है। ये इनका फ़ोन से मुसलसल ताल्लुक़ भी रहता था सीमा का और हैदर का, लेकिन जो उसने ऊँचा दिया इसको, एक ही नुक्ते की समझ आती है कि जो वहाँ से वो गालम गलूज करता था और यकीनन करता होगा, और जो वो शक करता था, तो जब किसी औरत पर शक किया जाए तो फिर उसे जो भी रास्ता मिलता है वो वहाँ निकल जाती है। फिर उसे ना आपके पैसे की ज़रूरत होती है, ना आपकी तवज्जो की, ना आपकी मोहब्बत की, लेकिन जहाँ निकलती है फिर उससे ज़्यादा दुश्वार गुजार रास्ता कोई नहीं होता, और वो भी औलाद होने की सूरत में। यहाँ 4 बच्चे थे। बच्चों की जो तरबियत की गई सो की गई, वो उनको जो सिखाया पढ़ाया गया वो उसी तरह तोते की तरह बोल रहे हैं। इस पे फिर कोई और नुक्ता उठेगा तो बात होगी। अब आइंदा के लिए मज़ीद इंतज़ार कीजिए, देखते हैं इंडिया इसे लात मार के वहाँ से निकालता है अपने अवाम के कहने पर, या फिर इसे बना देता है।